हाँ, हम एक इधर घुमाइए। 71 ना, 71। कहता है कि तांबा, सीसा और जस्ता कहाँ पाई जाती है? तो तांबा, सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है? अरावली। कहाँ पे? अरावली का विस्तार चूंकि राजस्थान में है, और राजस्थान में ही तांबा के लिए एक प्रसिद्ध जगह है खेतड़ी। कौन सा? और सीसा के लिए एक क्षेत्र है जाबर। कौन सा? जाबर क्षेत्र याद रखिएगा, सीसा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी की बात करेंगे, राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये अरावली श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी की अगर बात करेंगे, तो दुनिया की प्राचीन पहाड़ी कौन है? अरावली, जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और इसकी चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है बताइए? तो बताइए, अरावली की चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? अरावली से सवाल ये भी आएगा कि अरावली दो नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, सिंधु और गंगा। सिंधु और कौन? तो बताइए, सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करती है? कौन से? अरावली। कौन से? तो दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन है भाई? जो ध्यान रखिएगा, सिंधु और गंगा। सिंधु और, तो सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करती है? अरावली। कौन से? जबकि इसकी चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या? और गुरु शिखर है कहाँ? राजस्थान। गुरु शिखर है कहाँ? कहाँ पे? कौन सा? गुरु शिखर कहाँ है? और इसी अरावली रेंज में याद रखेंगे खेतड़ी। कौन? तांबा के लिए। किसके लिए? और जाबर कौन? सीसा के लिए। किसके लिए? कंफर्म ना? तो दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी है अरावली। नेक्स्ट सवाल। अधिकांश खनिज, कहता है, धारक चट्टानें कहाँ पाई जाती भाई? प्रायद्वीप भारत में। कौन भारत में? देखिए, प्रायद्वीप भारत इसलिए क्योंकि प्रायद्वीप भारत का जो भूखंड है वो प्राचीन है। वो क्या है? प्राचीन। और जितने भी अयस्क मिलते हैं, वो सभी पुराने चट्टान में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? अब पुराने चट्टान की बात करेंगे, तो पुराने चट्टान में जो दक्षिण भारत में है, उसमें आप देखेंगे, इसके जरिए आप समझें कि मैप के जरिए, कि पर्वत में हिमालय पर्वत में चट्टान का अभाव है। और चट्टान अगर है भी तो उसमें खनिज का अभाव है। खनिज का क्या है? अभाव है। कैसे? समझिए इसको। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि प्रायद्वीप का मतलब होता है दक्षिण भारत। कौन भारत? दक्षिण भारत। कौन भारत भाई? दक्षिण। अब देखेंगे यहां पे, देखो भाई, प्रायद्वीप भारत में ये है गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना में एक खास पठार है, ये छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। कौन पठार? ये है प्राचीनतम भूखंड अरावली। कौन? अरावली। कौन भाई? अरावली। ये प्राचीनतम भूखंड में से है विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। कौन भाई? विंध्याचल के बाद दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी पर्वत है कि नहीं है? बाकी डेक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, सब पठार है। इसी एरिया में खनिज क्यों मिलता है?
कोई भी खनिज अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? छोटा नागपुर। इस पठार में कोयला भी है, लोहा है, अवरक है, तांबा है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, मैग्नीज है। सब यहाँ क्यों मिलता है? क्योंकि ये प्राचीनतम भूखंड है, और प्राचीनतम भूखंड है तो वो ये भूखंड उस दौर का है जब, ध्यान रखिएगा, कि जब पृथ्वी बना, मैग्मा बाहर आया और मैग्मा के साथ सारे अयस्क और खनिज भी ऊपर आए, और धीरे धीरे वो ठंडा होने के बाद जब जमा तो प्राचीनतम भूखंड में प्राचीनतम चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान था? अग्नेय चट्टान। तो प्राचीन चट्टान के कारण ही उसमें लोहा है। क्या है? लोहा है। क्योंकि लोहा आप जानते हैं, पढ़ाया भी गया है, कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी का सबसे निचला पार्ट है वो निकेल और लोहा का बना है। किसका बना है? इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा लोहा ही है। निकेल और क्या है? कुछ बात है कि? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ बता दें। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पर्सनल मामला है तो बता क्या हुआ। मार हो गया? ध्यान दो, चलो ध्यान दो, अपना काम पर ध्यान दो, बाकी क्यों होता है वो होने दो। देखो भाई, तो प्राचीनतम हुआ ये क्योंकि पृथ्वी के नीचे टेम्परेचर है। टेम्परेचर जब होगा तो मैग्मा है, मैग्मा लिक्विड है, उसमें जलवाष्प है, मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा जब निकला होगा तो उसके साथ सारे खनिज का लिक्विड निकला होगा, और ऊपर जब आया होगा तो वो ठंडा हुआ होगा, जिसमें लोहा भी होगा, वो भी ठंडा हो गया होगा, और ठंडा होने के बाद पहाड़ बना होगा, पठार बना होगा, तो सारे खनिज उस चट्टान के अंदर आ गए। तो काफी प्राचीन, करोड़ों करोड़ों साल पहले, करोड़ों नहीं, 50 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ वर्ष का ये सब ड्यूरेशन है। लेकिन हिमालय में आप पढ़ेंगे कि हिमालय के पर्वत में चट्टान का क्या है? ये हिमालय के पर्वत में ध्यान रखिएगा कि खनिज का क्या है? अभाव है। क्योंकि ये जो बना है, ये पहाड़ जो बना है, ये मैग्मा के निकलने के बाद नहीं बना है। यह है वलित पर्वत। कैसा पर्वत है? इसमें सीधा प्लेट दबाव दे रहा है, और दबाव देने के बाद ध्यान रखेंगे वो मिट्टी दबकर क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो मिट्टी ऊपर दब के बना है, और कुछ मात्रा में चट्टान भी है। तो उसमें उस तरह के चट्टान नहीं है जिसमें खनिज बहुत मात्रा में पाया जाएगा। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि हिमालय के क्षेत्र में या हिमालय पर्वत में खनिज का क्या है? अभाव। ये दबाव पड़ा, ये ऊपरे ऊपरे वाला मिट्टी क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। जबकि जो चट्टान है, जो आपके प्राचीनतम चट्टान है, वो सारे के सारे याद रखेंगे मैग्मा ऊपर आया है, और वो मैग्मा के साथ जितने मिनरल्स हैं वो सब ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद ध्यान रखेंगे वो जमा, और वो चट्टान किस रूप में है?
चट्टान के रूप में। कोई भी खनिज याद रखेंगे चट्टान, जैसे कोई भी आप देखेंगे मेटल देखेंगे, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब चट्टान में रहता है। किस में रहता है? चट्टान। और फिर उसको पिघलाकर ध्यान रखेंगे अयस्क बनाया जाता है। पिघलाकर क्या बनाया जाता है? अयस्क बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है हिमालय। कौन है भाई? हिमालय की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है हिमालय। कौन है? हिमालय। तो बताइए, प्रायद्वीप भारत और दक्षिण भारत में खनिज के अवशेष मिलेंगे, जबकि हिमालय क्षेत्र में खनिज के अवशेष नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे थोड़ा बहुत मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा। तो अधिकांश कहता है भाई, अधिकांश खनिज कहाँ मिलेगा? प्रायद्वीप पठार में। भारत के उत्तरी मैदान में खनिजों का अभाव क्यों है बताइए? जलोढ़ की मोटी परत के कारण। जलोढ़ की क्या भाई? उत्तर भारत के मैदान में खनिजों का अभाव है। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का क्या है? मोटी परत है। लगभग 1 से 6 किलोमीटर गड्ढा जो है वो मिट्टी है। वो क्या है भाई? मिट्टी, जिस कारण यहाँ चट्टान का क्या है? अभाव। जैसे मैदानी इलाकों में जब आप जाएंगे खुदाई करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? मिट्टी। बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? देखिए हुआ क्या है, ये मैदान में मिट्टी आया कहां से? हमने बताया था कि जब दो प्राचीनतम प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन पर जब दबाव दिया तो 30 सागर का अवसाद ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद हिमालय बना। तो हिमालय जब बना तो ऑटोमेटिक है कि वो मिट्टी तो कहीं से ही ऊपर दब के गया है। तो एक तरफ जब ऊपर दबेगा, ऊपर उठेगा, तो एक तरफ तो गड्ढा होगा ही होगा। और जो गड्ढा हुआ वही गड्ढा ध्यान रखेंगे प्राचीनतम गर्त कहलाया। और इसी में ध्यान रखिएगा नदी आके फिर इसको एक समतल मैदान का निर्माण किया, और फिर हिमालय से ही नदियां निकलकर फिर इस गड्ढे में मिट्टी को जमा किया। जैसे तालाब की खुदाई करते हैं और तालाब भर जाता है। तो तालाब भर कैसे जाता है? तालाब भर जाता है कारण यह है कि जब वर्षा का जल उस तालाब में प्रवेश करता है तो अपने साथ ढेर सारा मिट्टी को बहा कर लाता है। तो बताइए वो एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? बाह्य बल है कि नहीं है? और फिर वो मिट्टी धीरे धीरे वहां जमा हो जाता है। तो जब हिमालय बना, फिर हिमालय से नदी निकला, हिमालय की नदियां उस हिमालय के मिट्टी को तोड़कर फिर इस गड्ढे को लाके भर दिया, और एक समतल मैदान का निर्माण हुआ जिसे कहा गया गंगा का मैदान। क्या कहा गया? कौन मैदान? कौन मैदान? गंगा का मैदान। कौन मैदान भाई? गंगा का मैदान। तो याद रखिएगा, उत्तरी मैदान को ही, भारत के उत्तरी मैदान को हम कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? तो उत्तरी मैदान को हम क्या कहते हैं भाई? और इस मैदान में कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन मिट्टी? और जलोढ़ चूंकि ध्यान रखिएगा दो भाग में है, पुरानी और नई। तो पुरानी को हम क्या कहते हैं? खादर। और नई को क्या कहते हैं? बांगर। नई को क्या कहते हैं? तो नई को तांती, नई को, अब पुरानी को कन्फर्म ना। तो याद रखिएगा, तो गंगा के मैदान में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जबकि छोटा नागपुर, कौन सा? छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा है लाल मिट्टी। कौन? और डेक्कन पठार में है काली मिट्टी। कौन? तो डेक्कन पठार में कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? और छोटा नागपुर में? छोटा नागपुर और गंगा मैदान। भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? कौन? इसको खादर भी बोलते हैं। क्या? बांगर। क्या? इसी को दोमट। क्या? इसी को कांप। क्या? इसी को कछारी। क्या? क्या? कन्फर्म ना। तो कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सारी मिट्टियां याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? और जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में भाग कौन लेता है? नदी। क्लियर ना? कहता है भाई देश
के अधिकांश खनिज कितनी पट्टी में पाई जाती है? 3। कितनी पट्टी भाई? एक है, पहला है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। कौन नागपुर बताओ तो? दूसरा है डेक्कन। कौन सा? डेक्कन, डेक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार। और तीसरा है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर, डेक्कन पठार में याद रखिएगा। और डेक्कन पठार को हम कह सकते हैं, इसी एरिया में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और ठीक नीचे याद रखिएगा आपका है कुडप्पा। कौन सा? कुडप्पा चट्टान। कौन चट्टान भाई? कुडप्पा चट्टान। तो पहला छोटा नागपुर, कौन सा? डेक्कन। कौन सा? जिसको कहते हैं धारवाड़। कौन सा? कौन सा? और फिर है कुडप्पा। कौन सा? याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, देश की सबसे, गौर कीजिएगा, कहता है भाई देश की सबसे धनी खनिज पेटी कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पठार। कौन पठार? उत्तरी पूर्वी पठार को हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन पठार बताओ? अरे कौन पठार भाई? छोटा नागपुर पठार। कौन पठार? देखो चेक करो, ये मान लो है छोटा नागपुर पठार। कौन पठार? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में है छोटा नागपुर पठार में है झरिया। कौन सा? किसके लिए बताओ तो? कोयला के लिए। किसके लिए? इसी में है तलचर। कौन सा? तलचर किसके लिए है? कोयला के लिए। तलचर है कहाँ? उड़ीसा। इसी में है कोरबा। कौन सा? कोरबा कोयला के लिए। कहाँ है बताओ? छत्तीसगढ़। कहाँ भाई? तो झरिया कहाँ है और तलचर कहाँ है? उड़ीसा। तलचर कहाँ है? अब कोरबा कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? जबकि ध्यान रखिएगा, कोरबा के बाद यहीं पर है जादूगोड़ा। कौन सा? छोटा नागपुर में जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। किसके लिए भाई? तो जादूगोड़ा किसके लिए है? यूरेनियम। क्या भाई? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? कौन सा? जादूगोड़ा। कौन सा? यहीं पर है, झारखंड में ही है, छोटा नागपुर में घाटशिला। कौन? अब बताइए, पूछ देगा घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए? और घाटशिला भी कहाँ है? झारखंड। कहाँ है भाई? कौन सा? जबकि यहीं पर है कोडरमा। कौन सा? कोडरमा की बात करेंगे, ये है अभ्रक के लिए। किसके लिए? और ये भी है झारखंड। कहाँ भाई? कौन सा? कोडरमा। कौन सा? जबकि यहीं पर है नोवा मुंडी। कौन सा? नोवा मुंडी की बात करेंगे तो नोवा मुंडी है लोहा के लिए। किसके लिए? और ये भी कहाँ है भाई? झारखंड। कहाँ है? कौन सा? नोवा मुंडी। कौन सा? तो नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे है? कोडरमा। कौन सा? कौन सा? अवरक के लिए। किसके लिए? कहाँ पे? कहाँ पे? घाटशिला। कौन? तांबा। किसके लिए? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? जादूगोड़ा। कौन? यूरेनियम। जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कोरबा कोयला के लिए कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ? तलचर कोयला। कोयला के लिए कहाँ? उड़ीसा। और झरिया कोयला कहाँ पड़ता है? झारखंड।
तो बताइए सारे के सारे खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में भाई? छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, तो उत्तरी पूर्वी पठार को हम क्या कहते हैं भाई? छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी पूर्वी पठार को, चलो ध्यान देना है भाई। कहता है उत्तरी पूर्वी पठार में कौन कौन से पहाड़ शामिल हैं? तो उत्तरी पूर्वी पठार में है छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश के पठार। ये सभी पठार मिलाकर हम क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी पठार। कौन पठार? उत्तरी पूर्वी पठार का एक अन्य नाम क्या है? छोटा नागपुर, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का क्या कहता है? तो भारत का रूर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत का रूर प्रदेश कौन है? छोटा नागपुर। कौन सा? तो भारत का रूर प्रदेश या खनिज संपन्न पठार कौन भाई? छोटा नागपुर। कौन? तो भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन? कौन? तो भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन? छोटा नागपुर। कौन? और छोटा नागपुर की बात करेंगे तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और याद रखें झारखंड तो मुख्य भाग है ही है। किसका? छोटा नागपुर। उत्तरी पूर्वी पठार मतलब छोटा नागपुर पठार अभी पढ़ाए थे। कौन कौन से खनिज मिलते हैं भाई? लोहा, क्या? मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट इत्यादि। अब देखो छोटा नागपुर में अभी मैंने बताया था, छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा लोहा एक खास जगह है नोआ मुंडी में। कहां पे है बताओ? नोआ मुंडी जो है वो लोहा के लिए है। किसके लिए है? लोहा। कहां पे? जबकि काला हाड़ी, कौन सा? काला हाड़ी की बात करेंगे भाई तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हाड़ी की बात करेंगे, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है पता है आपको? कालाहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा। अरे भाई बताओ कालाहाड़ी कहाँ है? कालाहाड़ी कहाँ है? इसके बाद ध्यान रखेंगे एक जगह है कोरापुट। कौन सा? कोरापुट, ये भी उड़ीसा में है। यह है बॉक्साइड के लिए। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए। ये भी कहाँ पड़ता है बताओ? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और झारखंड में कोडरमा। कौन सा? कोडरमा किसके लिए है? अबरक। किसके लिए? अबरक। अब देखो क्या पूछा है? उत्तरी पूर्वी पठार। कौन पठार? तो उत्तरी पूर्वी पठार की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए उत्तरी पूर्वी पठार में एक जगह है। कौन सा? नोआ मुंडी। और नोआ मुंडी है कहाँ पे? झारखंड। नोआ मुंडी कहाँ है? नोआ मुंडी कालाहांडी। कौन? मैग्नीज। किसके लिए? कहां पे? उड़ीसा। कहां पे? के लिए कोरापुट। कौन? बॉक्साइट। किसके लिए? कहां पे? उड़ीसा। और बताइए कोडरमा कहां है? किसके लिए? अबरक के लिए। किसके लिए? कौन सा भाई? कोडरमा। कौन सा? तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक। किसके लिए? किसके लिए? कौन सा? कौन सा? तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक के लिए। किसके लिए? किसके लिए? कौन सा? कन्फर्म ना? तो उत्तरी पूर्वी पठार को हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल, दक्षिण पश्चिम पठार किन राज्यों में फैला है बताइए तो? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और यहां पर जो चट्टान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं धारवाड़। क्या बोलते हैं? धारवाड़ चट्टान। कौन चट्टान बताओ भाई? कौन चट्टान? धारवाड़ चट्टान, याद रखिएगा। लोहा आधुनिक सभ्यता की क्या है भाई? रीढ़। क्या है बताइए? लोहा ज्यादा उपयोगी है कि सोना? कैसे? व्याख्या कीजिए।
लोहा, लोहा ध्यान दीजिएगा, और सोना, सोना कीमती है लेकिन उपयोगी नहीं है। उपयोगी है महिला के लिए, उपयोगी नहीं है। जैसे लोहा, सोना की कीमत, सोना की कीमत है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोहा की उपयोगिता, कीमत और उपयोगिता में अंतर है। ही महंगा है लेकिन जरूरत रोज चावल का है, ऐसा थोड़े है। ही भी चलिए ठीक है, भोजन के साथ अगर उपयोगी है ठीक है, लेकिन अगर 10 दिन ना भी मिले, एक आध महीना, कोई असर पड़ता है। लेकिन भोजन के लिए रोटी और चावल अति उपयोगी है। उसी प्रकार से घी, सोना का कीमत है, इस प्रकार से घी का कीमत है लेकिन चावल उपयोगी है। उसी प्रकार से सोना कीमती है लेकिन लोहा उपयोगी है। अब लोहा उपयोगी क्या है? जैसे एक व्यक्ति को अगर आधा केजी सोना दे दिया जाए, आधा केजी सोना, तो ध्यान रखिएगा कि वो कर क्या सकता है, उस सोने को बेच सकता है। अब बेच के वो बैठ के खा सकता है, एक दिन वो सोना खत्म हो जाएगा। लेकिन लोहे की उपयोगिता यह है कि एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी लोहा, जिसका प्राइस 200-500 तक हो सकता है, ज्यादा 1000 रुपया हो सकता है, उससे बने औजार से जीवन भर इनकम करके अपने फैमिली को और पूरे ध्यान रखेंगे परिवार को और देश को चला सकता है। चला सकता है कि नहीं चला सकता है? एक मैकेनिक के पास क्या होता है? थोड़ा सा औजार रहता है और जिससे उसकी उपयोगिता है। तो एक कांटी से लेकर, जैसे अंबानी हो या यहां बैठा कोई लड़का हो या कोई भी गांव का एक व्यक्ति हो, अगर अंबानी के घर एंटीलिया में हजारों टन घर बनाने में लोहा लगा है, तो वो लोहा का उपयोग हुआ है। और एक नॉर्मल व्यक्ति के घर में इंदिरा आवास में 3.5 कुंटल लोहा लगा है, छड़, तो वो भी उपयोग है कि नहीं है? अंबानी के पास BMW है, वो भी लोहा का है, लेकिन एक व्यक्ति के पास साइकिलें है, तो वो भी लोहा का है। इस लेकर गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी और उपयोगी है। एक एक व्यक्ति अपने जीवन में हर वक्त लोहे का प्रयोग कर रहा है। आज जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रेल बना, पुल बना, बड़े बिल्डिंग बना, उद्योग, इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, मशीन, ये सब किसके बने हैं? लोहा। तो क्या लोहा नहीं रहता तो इतना हम आगे बढ़ते? नहीं बढ़ते। तो ध्यान रखिएगा कि लोहा को विश्व अर्थव्यवस्था या आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहता है? इसके बिना ध्यान रखिएगा कोई भी उद्योग या कोई भी इंडस्ट्री संभव नहीं है। अरे कम से कम भाई, नए तुम्हारे पास साइकिल है, नई मोटरसाइकिल है, तो ई रिक्शा पर 5 रुपया बैठ दे के जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ई रिक्शा लोहा बना है कि नहीं बना है ना? फिर जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन थोड़ा मोटरसाइकिल हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा तो बहुत गाड़ी हो जाएगा। तो ये सवाल है कि कहीं ना कहीं उपयोगिता की अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? लोहा। इसलिए आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा गया है? लोहा। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कहा गया कि नहीं? लोहा सबके पास है लेकिन सोना सबके पास नहीं है। इसके पास देखो सोना नहीं है, ये पहन ले, लेकिन इसके पास कुछ रहे चाहे नहीं रहे, लोहा का
फुल पैंट और जींस का बटन तो है लोहा का। ये 10 ग्राम के बटन एक इज्जत बचा रहा है। और ओकर 10,000 के लॉकेट सोना वाला की कुछ बचा रहा है, पहन ले शौक से, जबकि वो भी सोना पहन ले और उसके भी जींस में लोहा का हुक लगा हुआ है कि नहीं? तो बताओ हुक के उपयोगिता है कि ओकर उपयोगिता है? हुक के है ना, सबसे ज्यादा हुक के उपयोगिता है। बात समझे? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सोना कीमती हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी। कोई कोई तो बहुत सारा गांव में आदमी है, सोना तो कोई मतलब ही नहीं है मतलब? अरे है किसी को मतलब? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम बोले ना कि घी कीमती हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी, सबको जरूरत है। अरे पतला आदमी है वो भी चावल खा रहा है, मोटा है वो भी खा रहा है। मोटा को डॉक्टर बोला कम खाना है लेकिन खाना है, नहीं तो रोटी तो खाना है ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऊर्जा के लिए। नहीं चावल खाएगा तो रोटी खाएगा। लेकिन घी क्या है? घी उपयोगिता बहुत कम है। घी सीधे फैट वाले आदमी को सीधे मना कर दिया, खाने नहीं है। बात समझे? अन्ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिम पठार का में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भाई? दक्षिण पश्चिम में लौह, कौन? मैग्नीज, क्या भाई? और बॉक्साइट। दक्षिण पश्चिम पठार समझ रहे हैं? कर्नाटक का पठार। कौन पठार? और कर्नाटक का पठार में प्यारे गौर करो, कर्नाटक पठार की बात करेंगे तो यहां पे एक जगह है कुंद्रेमुख, नाम सुना होगा। कौन सा? जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा बताओ? तो बताओ कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? किसके लिए? लोहा के लिए। कौन सा? अरे भाई कुंद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। किसके लिए? तो बताइए कुंद्रेमुख है कहां पे? कर्नाटक। कहां पे? कौन सा? कंफर्म ना? आगे भारत की तीनों सोने की खान किस पेटी में है बताओ तो? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में कौन भाई? कोलार। कौन सा? अब बताओ कोलार कहां पड़ता है? कर्नाटक। कहां पे? अरे कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है भाई? नहीं है। तो कोलार सोने की खान कर्नाटक में है कि नहीं है? और यह है दक्षिणी पश्चिम। कहां भाई? दक्षिण पश्चिम पठार को क्या कहते हैं? कर्नाटक का पठार। कौन पठार? और यहां पर एक विशेष अयस्क मिलता है, सोना। कौन? और सोना की बात करेंगे तो सोना कोलार से मिलता है। कहां से मिलता है? तो कोलार से कौन मिलता है? सोना। कौन मिलता है? याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम प्रदेश, उत्तर पश्चिम, वही कर्नाटक, उत्तर पश्चिम आपका चला जाएगा राजस्थान। राइट। उत्तर पश्चिम प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है भाई? खंभात की खाड़ी से कहां तक? अरावली। खंभात की खाड़ी से कहां तक? अरावली। खंभात की खाड़ी से कहां तक? खंभात की खाड़ी से अरावली। खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से। कन्फर्म ना? और इसमें एक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है अरावली। कौन? अरावली। उत्तर पश्चिम प्रदेश में कौन कौन सी धातु मिलती है भाई? चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया राजस्थान। क्या हो गया? अरे उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? राजस्थान। और राजस्थान में गौर कीजिएगा कि राजस्थान में चांदी, कौन सा? तो राजस्थान में चांदी के लिए एक क्षेत्र है जावर। कौन सा? तो बताइए जावर क्षेत्र राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है?
चांदी के लिए। और यहीं से जावर से ही निकलता है सीसा, क्या? और यहीं से निकलता है जस्ता, क्या? जबकि अभी मैंने बताया था कि खेतड़ी, कौन सा? खेतड़ी याद रखेंगे तांबा, किसके लिए? खेतड़ी किसके लिए भाई? और ये है कहां पे? राजस्थान। कहां पे? तो ये सारे खनिज का डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, किधर है? उत्तर पश्चिम का मतलब है राजस्थान, क्या? उत्तर पश्चिम का मतलब, उत्तर पश्चिम का मतलब, उत्तर पश्चिम। तो बताइए खेतड़ी तांबा के लिए है कि नहीं है? और खेतड़ी है कहां? कहां पे? बताइए जावर, कौन? यहां से चांदी, क्या? सीसा, जस्ता, ये सारे खनिज कहां से? जावर, कहां से? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल। हिमालय में कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखो भाई, तांबा तो हम नहीं देंगे, तांबा काटो। कोबाल्ट और जस्ता केवल ऐड कर देना। कोबाल्ट और कौन? जस्ता। तांबा कट कर दो, तांबा कहीं से उधर नहीं निकलता है, हिमालय से तांबा नहीं निकलता। भारत में विश्व के लौह भंडार का कितना भाग अब है भाई, बताइए तो। कहता है आकलन किया गया भाग है ना, तो यह है एक चौथाई। कितना है? एक चौथाई। कितना है? एक चौथाई का मतलब कितना परसेंट हो गया? कितना? 25%। कितना? तो भारत लौह लौह अयस्क में गौर कीजिएगा, भारत जो है ना भाई, वो लौह अयस्क भंडार यहाँ काफी ज्यादा है, इसलिए कर भारत लोहे का निर्यात भी करता है। भारत लोहे का क्या करता है? तो भारत लोहे का क्या करता है? मतलब बेचता है, जैसे पेट्रोल का आयात करता है, उसी तरह से भारत में लौह अयस्क कितने प्रकार के पाया जाता है भाई? कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन? हेमेटाइट। पहला कौन? अरे पहला कौन भाई? पहला कौन? हेमेटाइट। पहला कौन? पहला कौन? पहला। फिर है मैग्नेटाइट, कौन? और फिर है लिमोनाइट, कौन? ये सारे लौह अयस्क, कौन भाई? तो लौह अयस्क के ये प्रकार हैं। लौह अयस्क के क्या है? प्रकार। लौह अयस्क के प्रकार। किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सबसे अधिक होता है प्यारे? किसमें? मैग्नेटाइट। किसमें? मैग्नेटाइट को और क्या कहते हैं? काला अयस्क। क्या कहते हैं? तो मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? काला अयस्क। गौर कीजिएगा, भारत में कुल लौह अयस्क भंडार का 96% किन राज्य में है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। किसका भाई बताओ तो? लौह अयस्क किसका? तो लौह अयस्क के प्रमुख भंडार जो भारत में है, वो पहला कौन? कौन? अब देखो भाई, कर्नाटक में एकदम भी आई है। कर्नाटक में सबसे पहला है कुंद्रेमुख। कौन भाई बताओ? तो बताओ कुंद्रेमुख जो लोहा का अयस्क है जहां से निकलता है, तो कुंद्रेमुख का संबंध कहां से है? कहां से भाई? छत्तीसगढ़ में है बैला डीला। कौन सा? कौन डीला? तो बताइए बैला डीला कहां पड़ता है? कहां पे? कौन सा? तो बैला डीला कहां है भाई? कहां पे? जबकि याद रखिएगा आपका है मयूरभंज। कौन सा? कौन सा? बताइए मयूरभंज लोहा के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? किस राज्य में? कौन सा? कौन सा? तो मयूरभंज का संबंध कहां से है? कहां से? कहां से? कहां से? कौन सा? कौन सा? मयूरभंज। जबकि बैलाडीला कौन सा? बैलाडीला कहां है? छत्तीसगढ़। बैलाडीला छत्तीसगढ़। बैलाडीला और कुंद्रेमुख कहां है?
कहां पे? और झारखंड में हम सबसे ज्यादा बता चुके हैं नोआ मुंडी। कौन सा? तो बताइए नोआ मुंडी का संबंध कहां से है? कहां से? कौन सा? तो नोआ मुंडी का संबंध कहां से है? झारखंड। कहां से? याद रखिएगा। पागल बुझ रही है। ये जब प्रसाद बांटे लाए हैं, थोड़ा और दे दीजिए। घर में जाके सर देखिएगा, फिर नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन के हम अति करते रहे। नहीं बच्चा में है कुछ। बच्चा जो होता है वो एक एक चीज 5 बार बोलवावेगा। गोवा आएगा फिर बतावेंगे कभी गोवा में। गोवा में कहा? हमारे घर में। ध्यान देना। अरे सब धीरे धीरे बताइए रहे, एक 5-5 बार वही रिपीट करवा रहे हैं तो फिर लिखेगा। अब फिर आएगा ना गोवा, फिर ओकरा लिखेगा। जैसे बैलाडीला भी लिखा है ना, 5 क्वेश्चन के बाद फिर छत्तीसगढ़ आएगा। ओकरा हम बढ़ जाएंगे, बोलेगा यहां। फिर झारखंड में नोआ मुंडी लिखा है, फिर 5 क्वेश्चन के बाद बढ़ जाएंगे। अब 3 गो लिखाएंगे, झारखंड छोड़ देंगे तो यहां। तो यहां करते रहे। हाँ बकलोल आ जाता। जैसे ध्यान हट गया, लिखा है हो गया, वो लिखाइए भर जाते देरी है। अरे जो लिख रहा है पूरा दिमाग में भी बैठाओ। 10 गो तो क्षेत्र है, 15-20 गो क्षेत्र है, तो रोज तो हम लिखाइए रहे। लिखल होगा, लाए पूरा क्वेश्चन, एक एक शब्द होगा 20-20 बार लिखल। लेकिन वही आदत है ना, कतनो किया जाएगा, सुधारे नहीं है। ये कॉपी लाए, जितना हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, अगर बैला डीला हम लिखाएंगे तो 20 बार, खेतड़ी लिखाएंगे तो 15 बार, है ना। लेकिन आज तक याद तो सोच नहीं रहेगा तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। भारत का कौन सा राज्य लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है? इसमें देखना पड़ेगा भाई, लेकिन कर्नाटक से निर्यात होता है, चेक करना पड़ेगा। कहता है लगभग उत्पादन 1/4 है ना। तो कुंद्रेमुख है भी, उत्पादन की बात है, भंडारण अलग बात करेंगे। तो ये कर्नाटक लगाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उड़ीसा भी उत्पादन करता है। कौन? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ कौन? और झारखंड। यही 4 राज्य मुख्य रूप से हैं। हाँ चेक कर लेना है। देखो भाई प्रोडक्शन में क्या है, ये घटते बढ़ते रहता है। ये तो साल भर में डाटा आ जाता है न्यू। आप पढ़ रहे हैं 2023 के एनसीईआरटी, अब 25 में डाटा नहीं आ गया। आप बोल रहे हैं हम तो एनसीईआरटी लाख दिखा देंगे। अरे तू सगरकन लाख दिखा देगा। एनसीईआरटी क्या लिखा? एनसीईआरटी हिस्ट्री का एनसीईआरटी पुराना रहे चाहे नया रहे, ओकरा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डाटा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में तुम लेके आ रहा है, तुम एनसीईआरटी और एससीईआरटी नहीं, दिमाग काम कर रहा है कि इसमें बदलाव होते रहता है। तो तुम बोल रहा है कि तो 18 का एनसीईआरटी पुराना है, तो पुराना की मध घी है, जो कि जितना पुराना होगा उतना बढ़िया होगा। एनसीईआरटी को मानसिकता, तो मानसिकता बनाए हैं तो एनसीईआरटी नया पुराना में। अब बताओ एनसीईआरटी हो एससीईआरटी, आज से 4-5 साल पहले वाले किताब में देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर क्या है? अभी जम्मू कश्मीर क्या है? क्या है ना। आज से पुराने एनसीईआरटी आप पढ़िए, वहां पर होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ थी? कश्मीर में। केटू कहाँ था? कश्मीर वाले एरिया में था। अब कहाँ है? पहले सिंधु नदी बहती थी कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बहती थी ना। अब कहाँ बह रही है? कहाँ पे? लद्दाख। है कि नहीं है? तो बात समझिए। कर्नाटक में किन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खाने हैं भाई? बेल्लारी, हॉस्पेट और संदूर। बेल्लारी, हॉस्पेट और कौन? संदूर। बेल्लारी, हॉस्पेट और कौन भाई? बेल्लारी, हॉस्पेट और बेल्लारी, हॉस्पेट और तो बेल्लारी, हॉस्पेट और संदूर की बात करेंगे तो कहां है भाई?
कर्नाटक। और यहीं पर है सबसे बड़ा, याद रखेंगे, पठार कर्नाटक में, जिसका नाम है बाबा बुदन। क्या नाम है बताओ, है कि नहीं? कौन पहाड़ी? और इसी बाबा बुदन पहाड़ी का नाम है कुंद्रेमुख। क्या नाम है? कुंद्रेमुख। क्या नाम है बताओ? कुंद्रेमुख। क्या नाम भाई? और कुंद्रेमुख का संबंध कहां से है? कर्नाटक। कुंद्रेमुख का संबंध कहां से है? कुंद्रेमुख का संबंध। और बाबा बुदन की पहाड़ी भी कहां है? कर्नाटक। कहां है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां कहां कहां? और कुंद्रेमुख भी कहां है? कुंद्रेमुख। अब बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन, कंफर्म ना? ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? कहता है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन जिले कौन कौन है? छत्तीसगढ़ में है दंतेवाड़ा, कौन? दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर आदि। और छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है बैलाडीला। कौन सा? बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा। और यहीं पर एक जगह है डल्ली रजहरा, जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। डल्ली रजहरा। तो बैलाडीला और डल्ली रजहरा लौह अयस्क के लिए, गौर कीजिएगा, लौह अयस्क के लिए ये दोनों क्षेत्र भारत के, बताइए कहां है? कहां है भाई? कहां पे? छत्तीसगढ़। कहां पे? कौन कौन? कौन कौन? बैलाडीला और डली रजहरा। बैलाडीला और, तो बैलाडीला और डली रजहरा का संबंध कहां से है? कहां से? कहां से? कौन कौन? बैलाडीला और डली रजहरा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? कौन कौन? बैलाडीला और, कंफर्म ना? आज का सेशन नहीं तब
हेलो हेलो। कमेंट्स चालू करो। कमेंट चालू करो। पीडीएफ, यदि पॉलिटी का पीडीएफ नहीं दिया गया है, आज एनी हाउ ये लोग को पीडीएफ दो। पीडीएफ जाता है ऑनलाइन। टेलीग्राम पे गया है। ठीक है। यदि नहीं गया है तो आज चल जाएगा पक्का। चलो अब हटा लो। अब कमेंट को हटा दो, हम मोबाइल पे ही देख लें। चलिए। चल गया ना। कल कहाँ थे, कुछ बता है? 80 हो गया था? नहीं हुआ था तो बंद करो। चलिए करें स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने पांचवी चुनौती क्या है। तो चुनौती तो बहुत सारा हो सकता है। राजनीतिक दल ही है, जब पॉलिटिकल पार्टी ही है, और खास करके भारत का बात करिएगा तो भारत में एक दलीय व्यवस्था तो नहीं चलती है। भारत में कैसा दलीय है? बहुदलीय व्यवस्था है। और जब तो कहता है ना कि एक टोकरी में यदि बहुत सारा बर्तन रहे तो आवाज करेगा ही करेगा। तो जब बहुत सारी पार्टी रहेगी तो उसमें गुण और अवगुण बहुत सारा रहेगा। तो ये जो एससीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, जो पांचवी चुनौती, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। लेकिन क्योंकि एकता और अखंडता दोनों का बात जो है वो संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, और अखंडता जो है वो ओरिजिनल में जुड़ा हुआ भी नहीं था। जब आप लोग प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें जो अखंडता शब्द देखते हैं, वो अखंडता शब्द ओरिजिनल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था ना। 3 शब्द में पहला कौन था? समाजवाद। दूसरा कौन था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा कौन था? अखंडता। देखिए, एक शब्द आप लोग खूब सुनते होंगे, अखंड भारत, अखंड भारत। नहीं सुनते हैं? अखंड का मतलब होता है जिसका खंडन ना हो, जिसका 1% भी खंडन नहीं किया जा सके। इसीलिए प्रस्तावना में बोला गया, या थ्योरी जब पढ़िएगा आप लोग, पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़िएगा, उसमें 3 शब्द से ही भारत की एकता को दिखाया गया है। बोला कि बिना बंधुत्व का जो है वो एकता नहीं हो सकता है। बंधुत्व बोले तो फैटर्निटी, फैटर्निटी बोले तो भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो बोला भाई, बिना भाईचारा का एकता नहीं हो सकता है, और बिना एकता का अखंडता नहीं हो सकता है। तीनों शब्द जो है एक दूसरे का पूरक है।
यदि पर्याय है, तीनों शब्द, ये तीनों के बिना भारत भारत नहीं हो सकता है। और इसीलिए संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व तो था, एकता तो था, लेकिन अखंडता नहीं था। इसीलिए 1976 में प्रस्तावना में अखंडता भी जोड़ा गया। तो बिना भाईचारा का एकता नहीं हो सकता है। जैसे देखे होंगे किसी परिवार में यदि 5 भाई है तो पांचों के शादी होने से पहले बड़ा एकता रहता है, पांचों में नहीं रहता है। लड़ाई हो गया पड़ोसी से तो एक साथ 5 गो लाठी निकलेगा, ककरो हिम्मत रहेगा, सब घर में घुस जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि जैसे ही शादी हुआ एगो का, सब एकता चल गया कहीं दूसरे जगह, नहीं चल जाता है। एक कारण हम जो अभी तक समझे हैं, इसका कारण जो है हमको लगता है कि उसका माँ बाप या भाई नहीं है, भाई की जो डैश है, जो नई नवेली आती है, वही मेन कारण बनती है ना। और देखिए नहीं, लड़की लोग में एगो दिक्कत होता है, यदि देखिएगा महिला लोग ज्यादा सेल्फिश होती है, नहीं होती है। महिला में स्वार्थ जो है कुछ ज्यादा दिखेगा। उसको उसको लगेगा कि नहीं, जो हो मेरा ही हो, ऐसा होता है। अरे ये हम देखते अपनी माँ में देखते हैं, वो छोड़िए ना दूसरा का, अपनी मम्मी में देखते हैं हम, कुछ हो तो हमरे पति को हो, यदि कुछ हो जमीन के लिए हो जाए तो भले गलतो रहेंगे तो नहीं तू सही है। एक मतलब इससे ही पता चलता है कि महिला लोग में ज्यादा स्वार्थ होता है। हालांकि मेरी माँ सुनेगी तो बड़ी गली आएगी, तो लेकिन हम देखे हैं। तो भाई साहब सेम उसी प्रकार जो है, तो जब तक एकता नहीं होगा, और हमारे देश को विविधता में एकता वाला देश कहा गया है। यदि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बात आए, विविधता में एकता का बात है, ये बात किसने कहा था? विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू ने। लिख लीजिएगा, विविधता में एकता जो है वो भारत को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लिखे, तो भारत में चूंकि बहुदलीय व्यवस्था है, और जब बहुदलीय व्यवस्था है तो एक ही कारण नहीं बन सकता है। यदि हम बोले कि भाई साहब राजनीतिक दलों के सामने यदि चुनौती का बात आई तो सिंगल एगो चुनौती नहीं हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, और भी बहुत सारा तुम्हारा कारण हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बताएं, एक ये भी हो सकता है, वंशवाद भी होता है। वंशवाद भी एक बहुत बड़ा चुनौती है भारत में। अब देखिएगा भारत में ऐसे कई ऐसी पार्टी मिल जाएगी आपको जहां पे वंशवाद चलता है, जहां पे ये चलेगा कि भाई आप देखिए, वंशवाद होना हम ही नहीं कह रहे हैं कि खराब है। यदि हम मंत्री हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम अपने बेटे को बनाएं, लेकिन इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक देश में यह व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ वाला व्यवस्था है। जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा लायक ही हो, और यदि लायक नहीं हो और यदि उस लायक वाले पोस्ट पे हम उसको बैठा दिए तो इसका मतलब ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र अच्छा से नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा ये कारण है। दूसरा यदि देखिए चुनौती, अपराधीकरण भारत के लोकतंत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो दलीय व्यवस्था होता है, अरे आज भी लोकसभा में 43% लोग आपको ऐसा मिलेगा जो किसी न किसी अपराध में शामिल रहा है या रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस पे अब देखिए, और इसलिए ना इलेक्शन कमीशन अब सब कुछ ब्यौरा मांगने लगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब भी आप आते हैं हमारे पास नामांकन करवाने के लिए, तो आप हमको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी से लेकर के आपके ऊपर कितना केस है नहीं है सब हमको आप दिखाइए,
ताकि पूरा का पूरा पता चले, एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक पारदर्शिता रहे। तो भारत में जो राजनीतिक दल है उसके सामने सिर्फ एक दो चुनौती नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। समझ आ रहा है? तो इसमें जो पांचवी चुनौती दिखाया गया है, इसमें जो पांचवी चुनौती दिखाया गया, क्या दिखाया गया है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। क्लियर? आगे जब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस कब से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अच्छा, एक शब्द सुने होंगे, यूपीए की सरकार सुने हैं? एगो एनडीए की सरकार और एगो यूपीए की सरकार, नाम सुने हैं? ये यूपीए की सरकार का बात हो रहा है। 2004 का जब इलेक्शन हुआ, तो 2004 का जब इलेक्शन हुआ तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं थी, एक भी पार्टी को इतना वोट नहीं मिला था कि केंद्र में सरकार बना पाए। तो उस समय कहा जाता है करीब करीब 10 पार्टियों ने मिल करके एगो पार्टी बनाया, 10 पार्टियों का गठबंधन बना। और यो जो 10 पार्टियों का गठबंधन बना उसको लीड कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको लीड कर रही थी, जिसमें हमारे बिहार के भी थे चचा। समझ आ रहा है? जनता दल यूनाइटेड, जदयू ना, तो जनता दल यूनाइटेड भी था दोस्त उसमें, और करीब करीब झारखंड मुक्ति मोर्चा था, केरल कांग्रेस था, करीब करीब 10 गो पार्टी मिल करके जो है तुम्हारा सरकार बनी थी। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था तुम्हारा? 2004 में। लेकिन इसका अंत लिख लीजिएगा, 2023 में इसको समाप्त भी कर दिया गया। 2023 में इसको समाप्त भी कर दिया गया। जनता दल यूनाइटेड था दोस्त। हम ये कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में तुम्हारा नीतीश कुमार भी मंत्री रह चुके हैं। आएगा चेक करना, हाँ बने थे, लालू यादव बने थे रेल मंत्री, हमको पता है, लेकिन नीतीश कुमार भी मंत्री रह चुके हैं। अब तुमको दोस्त नहीं है पता, एक बार चेक कर लेना। चलो आगे बढ़े हो। तो 2023 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है वो कब किया गया था? 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। दिल्ली में एगो नाम सुने होंगे कोटला मैदान का, फिरोज शाह कोटला, नाम सुने हैं? उसी फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 6 अप्रैल 1980 को। और प्रथम अध्यक्ष जो बने वो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। कौन बने थे तुम्हारा? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम अध्यक्ष जो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्रथम अध्यक्ष। हालांकि यदि आप देखिएगा तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देता है वो एगो जनता पार्टी हुआ करती थी। और वही जनता पार्टी जो कहा जाता है कि 1977 के चुनाव में जो सरकार बनाया था मोरारजी देसाई ना, तो मोरारजी देसाई पहला नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए थे तुम्हारा भारत में। मोरारजी देसाई को जब लग गया कि कांग्रेस से हमको कुछ नहीं मिलना है, तो भाई साहब बाद में मोरारजी देसाई को अपना पैर खींचना पड़ा। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरा प्रधानमंत्री का फेस था भारत में वो मोरारजी देसाई ही थे। लेकिन कहा जाता है कि जब मरे जवाहरलाल नेहरू, जब मरे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे के कामराज, जो तमिलनाडु के हुआ करते थे के कामराज। और कहा जाता है कि के कामराज जो है उसको किंग मेकर कहा जाता था।
यानी वो जिनके सर पे हाथ रख दे वही प्रधानमंत्री, ऐसा के कामराज के बारे में बताया जाता है। के कामराज कभी भी नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोरारजी देसाई बड़ा ईगो वाला आदमी थे और के कामराज से उनका बनता नहीं था 1% भी नहीं। यही कारण था कि के कामराज नहीं चाहते थे, लेकिन मोरारजी देसाई चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री हम ही बने। बाद में कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई ने कहा कि बच्ची है, क्या बनेगी प्रधानमंत्री। तो जब इंदिरा गांधी और नाम किसका आया, तो नाम आया लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री से एगो मीडिया वाला जाता है पूछने के लिए कि क्या आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है। बोला कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो फेस है ही, मोरारजी देसाई है या तो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी को फिर तो बोला कि आप इतना अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन मोरारजी देसाई तो आपके बारे में बड़ा गलत गलत बात बोल रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, जैसा हम आप लोगों का इच्छा होगा उस हिसाब से प्रधानमंत्री का चुनाव कर लिया जाएगा। सेम बात मोरारजी देसाई से जब पूछा गया कि आपका नाम नहीं रख करके लाल बहादुर शास्त्री का नाम रखा जा रहा है, तो मोरारजी देसाई ने उस पर बड़ा गलत गलत टिप्पणी किए थे लाल बहादुर शास्त्री पे, क्यों क्या ही बनेंगे। लेकिन अंतोगतवा यही हुआ कि के कामराज, देखो के कामराज चाहते थे कि मेरे इशारे पर कोई चले, इस टाइप का प्रधानमंत्री हम बनाए। और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बड़ा दिल के साफ इंसान, उनको 6-5 रहता नहीं था दिल में। तो कहा जाता है कि इसलिए के कामराज चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और बाद में कहा जाता है कि बात वही हुई कि भारत का जो दूसरा प्रधानमंत्री बने, कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है कि दिल्ली में एगो त्रिमूर्ति भवन हुआ करती थी जहां पे पीएम लोग रहते थे। जवाहरलाल नेहरू सब दिन वहीं पे रहे, वो पीएम आवास कहा, प्रधानमंत्री आवास कहा जाता था। इंदिरा गांधी को बड़ा दुख हुआ जो वो नहीं बन पाई तुम्हारा प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री से वो घर तक छीन लिया गया, उनको लेटर लिखा गया कि आप जो है इस घर से निकल जाइए, क्योंकि हमारे पिताजी का मृत्यु इसी घर में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का, तो हम उसको चाहते हैं कि स्मारक घोषित करें। इवन लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस के लोग जो थे वो तक पसंद नहीं करते थे। वो तो बात वो हुई जब पाकिस्तान को हम लोग मारे लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, तब जाकर के कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है थोड़ा सा कद जो है वो पूरा दुनिया जाना कि हाँ भाई साहब इस टाइप का है। तो मोरारजी देसाई जब तक रहे इधर कभी नहीं बन पाए। बाद में कहा जाता है कि जब ये हटे और 1977 का जब इमरजेंसी हटा 1977 में, और जब चुनाव होता है तो पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है जनता पार्टी का, और वही जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई को बनाए गए, और वही जनता पार्टी के लोग जो बहुत सारे थे वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, 1980 में हुआ। समझ आ रहा है, किस मैदान में हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को कोटला मैदान में, ठीक ना। कोटला मैदान बोले तो दिल्ली ना, चलिए ठीक है। आगे देखिए कह रहा है, हाँ देखो यहाँ पे तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लिख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे लिखे अटल बिहारी वाजपेयी। देखो जनता पार्टी बहुत दिन से था, हाँ जनता पार्टी बहुत दिन से था, उसमें 1-2 लोग नहीं था, बहुत सारा लोग था। लेकिन भाई साहब ओकरे बारे में उनके उन लोग के बारे में कहा जाता है कि जितने भी लोग थे कभी भी सरकार में आया नहीं, और वहां से लोगों का पलायन होते रहा, कभी इसमें तो कभी उसमें कभी इसमें। वो तो 1977 का 1975 का इमरजेंसी पड़ गया, इसलिए ये लोग जीत भी गए। यदि इमरजेंसी नहीं पड़ता तो इंदिरा गांधी कभी नहीं हारती। देखो फिर तो सरकार बदल ही गया, इंदिरा गांधी फिर तो सरकार में आ ही गई थी तुम्हारा। इधर देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
1925 ना, लिखिएगा M.N. रॉय, M.N. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। इसकी स्थापना किसने किया था? मनवेंद्र नाथ रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना मनवेंद्र नाथ रॉय ने किया था, M.N. रॉय ने किया था। देखिए, इसी को साम्यवादी पार्टी भी कहा जाता है। ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देख रहे हैं, इसी को जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी भी कहा जाता है, भारतीय साम्यवादी पार्टी भी कहा जाता है। साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों में अंतर होता है, दोनों का थोड़ा बहुत अंतर होता है। एगो बोलेगा कि समाजवादी विचारधारा का लोग है, और एगो बोलेगा साम्यवादी विचारधारा का लोग है, और एगो उदारवादी विचारधारा का लोग है। साम्यवादी विचारधारा का जो लोग होता है वो लेफ्टिस्ट होता है, वामपंथी होता है। और समाजवादी भी कहता है कि अपना हक मांगो, और समाजवादियों का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में यदि अपना हक मांगना गुनाह है तो वैसा हमको संवैधानिक देश नहीं चाहिए, वैसा हमको लोकतांत्रिक देश नहीं चाहिए, हम मांग सकते हैं। और साम्यवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि भाई साहब, तुमको तुम्हारा हक प्रेम से नहीं देगा, जब तक हिंसा का बात जो है वो साम्यवादी पार्टी के लोग करते हैं। और इतना अच्छा देखो कि भारतीय साम्यवादी पार्टी का जनक कहा जाता है M.N. रॉय को, और यही M.N. रॉय जो है वो 1934 में भारत का संविधान का बात करता है। तो भारत के संविधान सभा का जो बात किया गया था, संविधान का जो बात किया गया था, वो पहली बार किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1934 में किया गया था तुम्हारा। अब देखिए कि साम्यवादी होकर के, और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है तुम्हारा चला गांधी जी। गांधी जी सबको सुधार दिए। जयप्रकाश नारायण भी पहले कम्युनिस्ट थे। जयप्रकाश नारायण स्टालिन के विचारधारा से बड़ा ग्रसित हुआ करते थे, और कहा जाता है कि भाई साहब, जयप्रकाश नारायण जो है वो जब आए तो बाद में, पहले साम्यवादी विचारधारा के थे जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को गांधी जी अपने पास रखे, तब धीरे धीरे जाकर के कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो गांधीवादी विचारधारा को अपनाए। तो भारत यदि, वही कहता है कि लीडर यदि कोई बढ़िया मिल जाए, यदि आपका मार्गदर्शक बढ़िया मिल जाए, तो मार्ग आप अच्छा खुद पकड़ लीजिएगा, यदि आप उसके बातों को मानते हैं, उसके बातों से एग्री करते हैं। अब गांधी जी के बात थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करिए, परिकल्पना करिए, आखिर क्या कारण बना जो भारत में जितने गरम दल के लोग थे उसको फांसी मिल गई, या सबको गोली लग गया। और आखिर क्या कारण बना जो नरम दल के लोग थे, या जो तुम्हारा गांधी जी के विचारधारा पे थे, उसको कुछ नहीं हुआ, जेल हुआ बस। मेन कारण ये था कि भाई साहब, मांगने का तरीका, यदि गांधीयन आइडियोलॉजी से कोई किसी ने अपनाया, कोई अपनाया, अंग्रेजों ने उसको दिक्कत नहीं दिया कभी। और जो गांधीयन आइडियोलॉजी से परे होकर के काम किया, उसके अगेंस्ट होकर के काम किया, उसको कहीं ना कहीं आप इतिहास उल्टा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, उसको या तो कोई ना कोई सजा मिला है, फांसी की सजा हो सकती है, या कहीं गोली मारा गया, और एक पर एक आपको इसे नाम मिल जाएंगे जो गरम दल से थे, जो गांधीयन आइडियोलॉजी से पूरे के पूरे परे थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि गांधी जी का रिस्पेक्ट नहीं था, गांधी जी का रिस्पेक्ट था। विचारधारा तो भाई साहब अंबेडकर और गांधी जी का भी नहीं मिलता था, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं था कि अंबेडकर साहब का इज्जत नहीं करते थे, या अंबेडकर साहब गांधी जी का इज्जत नहीं करते थे। दोनों का विचार अलग अलग था, दोनों आदमी का। तो जो गांधीयन आइडियोलॉजी पे चला, या जो अहिंसा के मार्ग पे चला, उसको जो है तुम्हारा भारत के इतिहास में आप देखिए, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का सजा नहीं मिला। हाँ, जेल का सजा एक अलग बात है, लेकिन जो भी गांधीयन आइडियोलॉजी से अलग होकर के काम किया, या हिंसा का मार्ग उठाया,
उसको देखिए भारत के इतिहास में पन्ना उल्टा के देखिए, कहीं ना कहीं उनको सजा मिला है। और वैसा सजा नहीं, जेल वाला सजा नहीं, या तो कहीं गोली मारा गया या तो कहीं फिर फांसी पे लगाया गया। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं तो गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी गांधी जी सभी के विचारधाराओं को समाप्त करने, जो भी हिंसा का बात कर रहा था सभी हिंसात्मक बातों को उन्होंने समाप्त करवाया। तो भले भाई साहब साम्यवादी पार्टी का जनक कहा जाता है इनको, लेकिन भारत में संविधान का भी बात इन्होंने ही पहले किया था, एम एन रॉय ने ही तुम्हारा किया था। समझ आ रहा है यहां तक? अब आगे देखिए 85 नंबर, बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना काशीराम ने किया था। लिख लीजिएगा, काशीराम ने किया था। और पूछेगा कि कब किया था, तो 1984 में। 1984 में 1984 में। हाथी छाप का नाम सुने हैं ना? हाँ हाँ, मायावती। तो इसका जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका स्थापना कब हुआ? कब हुआ रे? 1900। किसने किया? काशीराम ना। और इनका चुनाव चिन्ह बोलेगा तो क्या है? हाथी। हाथी है ना हो भाई साहब। मायावती सरकार ना बनाई है यूपी में। हाँ, ये दलित वर्ग से संबंधित है तुम्हारा पार्टी। और अनुसूचित जाति जनजाति जो दलित वर्ग में आ रहा है, उसी के बात को उठाने के लिए मेन है जो काशीराम। बहुत फेमस आदमी है काशीराम। इनका जीवनी जब पढ़िएगा, इनके बारे में जब पढ़िएगा, तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। यानी बड़ा खतरनाक आदमी। और देखो, और खूब अच्छा अच्छा काम किए इन्होंने। ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे इतिहास में आपको इनका काम मिल जाएगा जो बढ़िया बढ़िया काम किए। और इनका जो तुम्हारा मेन बसपा जो रहा, मेन जो ये पार्टी रहा पूरे देश में, वो कहां पे रहा? उत्तर प्रदेश में। कहां तुम्हारा? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा तुम्हारा। अब आगे देखो, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी न रे, लालू प्रसाद यादव ना। कोई बताएगा आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? 1997 ना। आरजेडी की स्थापना 1997। आरजेडी की स्थापना 1997। अब घुमा दो, अब जितना पसीना निकालना था निकाल लिए। अरे फीवर 4 दिन से था, हम इग्नोर कर रहे थे। बोले आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक। कल ऐसा उठा के पटका ना हमको। आप लोग का क्लास लिए हैं? नहीं, कल तो लिए थे ना हो। आप लोग का क्लास लिया, जैसे गए, अब भाई साहब सडन हमको लगता है कि 100+ होगा टेम्परेचर। सूद गया। कल बीपीएससी वाला क्लास तक नहीं ले पाए। उसके बाद आज जो है ब्लड टेस्ट दिए हैं, और पता नहीं क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। वो पगले था, अरे इतना बड़ा डब्बा लेके आया था यहीं पे। हमको बोला कि आप थोड़ा सा उधर देखिए। हम उधर देखे, जब तक देखे पूरा डब्बा भर लिया था ब्लड से। मन तो क्या वहीं सुता के मारे होगा हम, लेकिन क्या करे। बोला कि फुल बॉडी का चेकअप ले रहे हैं सर। बोले चल तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। बोला पसीना बहाइए। अब कितना पसीना बहाया, अब निकाल दिए, इसलिए अब ठीक है। आगे बढ़े। अब तो आरजेडी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी तुम्हारा? 1997। आते ही खतरनाक काम किए थे लालू प्रसाद यादव, हैं अपने जमाने के हीरो थे ये भाई साहब। अरे खतरनाक हीरो थे। 2005 में इन्हीं के चलते बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। समझ आ रहा है? बिहार में पहले फरवरी मार्च में इलेक्शन हुआ करता था। आजादी के बाद से बिहार में जो इलेक्शन का टाइम हुआ करती थी फरवरी मार्च, लेकिन 2005 से इलेक्शन का टाइम बिहार का बदल गया, अक्टूबर नवंबर में अब होता है। ओकर कारण कभी सुने हैं? ओकर कारण है 2005 का इलेक्शन। 2005 में 2 बार इलेक्शन हुआ था। पहला बार जब इलेक्शन हुआ फरवरी मार्च में, तो
तो उस समय एक तरफ आरजेडी और कहा जाता है कि नीतीश कुमार का फेस इसी समय बढ़िया हो रहा था और बढ़िया नाम भी कमा रहे थे नीतीश कुमार। रामविलास पासवान को करीब करीब 30 गो सीट मिला था और कहा जाता है कि भाई साहब रामविलास पासवान चाहते थे कि यानी लालू यादव और रामविलास पासवान गठबंधन का सरकार बनाना चाहते थे और रामविलास पासवान का कहना था कि नहीं, बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक मुस्लिम फेस होना चाहिए। लालू यादव का भागपूर्वक ऐसे थोड़ी होगा, मुख्यमंत्री तो इधरे का रहेगा, हम ही लोग में। बोला नहीं, तो बोला नहीं तो नहीं जाओ। अब बाद में कहा जाता है कि उस समय एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम ना। बाद में वहां जाता है, कहा जाता है कि बिहार की स्थिति बड़ा खराब हो रही है। तो बोला ठीक है, खराब हो रही है तो ऐसा करो कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। और फिर बाद में कहा जाता है कि बिहार में अंतिम बार 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद जो बैठे वो बैठले रह गए, समझे? तो जो बैठे वो अभी तक बैठले रह गए, चाहे किधरो जाना हो, इधर जाना हो चाहे वो उधर जाना हो। भाई साहब, हमरा भाई साहब यही चाहिए। तो यहां तक तुम्हारा 86 नंबर तक होता है। इसके बाद जो है आगे ले चलेंगे हम लोग कल, ठीक ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। ऑनलाइन वाला समझा देना चला।